सारे लोग खा पी के आए हैं ना? सारे लोग थोड़ा ज्यादा अगर देर बैठे, अगर काम पड़ा तो बैठ सकते हैं सारे लोग। ओके ठीक है, देखते हैं मेरी जितनी एनर्जी पूर्ति है तब तक हम लोग लेते हैं। ओके ठीक है, चलो। सो जब आप लोग कैंपेन लॉन्च कर दोगे ना, अभी मैं वो भी लास्ट वाला बता देती हूँ। जैसे आप लोगों ने सर्च कैंपेन कंप्लीटली डिजाइन किया, मेक श्योर आप लोग अभी के लिए पीआईडीएम की वेबसाइट डाल रहे हो फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, पर इन फ्यूचर आप लोग किसको डालोगे? एग्जाम्पल, मतलब उसी वेबसाइट के लिए एड रन कर सकते हो जिसके लिए आपको मतलब ऑथराइज्ड आप लोग उसके यूजर्स हो रहे। तो पीआईडीएम के लिए मैं पीआईडीएम रन कर सकती हूँ, आपको थोड़े से कन्वर्जेंट ट्रैकिंग्स डालने पड़ते, तो फॉर दैट रीजन अभी आप लोग प्रैक्टिस के लिए कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट पार्ट, ये जो आपको एक बार कैंपेन आप लोगों ने डिजाइन कर दिया, पब्लिश और लॉन्च अ कैंपेन का ऑप्शन आता है आपको, सबको आया था जब पूरा कैंपेन सेटअप किया, बजट सेटअप किया, रिव्यू किया, एरर्स कुछ भी नहीं आए, देन पब्लिश अ कैंपेन का ऑप्शन आया सबको, राइट। उसी तरह से आपको अपना कैंपेन क्या करना है? पब्लिश करना है। जैसे आप लोग अपने कैंपेन को पब्लिश कर दोगे, आपके सॉरी, यस, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है, बिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। कहाँ पे? टूल्स एंड सेटिंग्स में बिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। बिलिंग में समरी पे जाओ, यहाँ पे फोन पे, जीपे, ये वाले ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पेटीएम एज ए नेट बैंकिंग ऐसे ऑप्शंस है, राइट। तो एड अ फंड्स सबसे अच्छा जो काम करता है वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड करता है, राइट। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? इजीली फंड ट्रांसफर कर देता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता है। डेबिट कार्ड से समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स आपका जो फंड ट्रांसफर कर रहे हो आप लोग, वो कभी कभी डेबिट ही नहीं होता है, राइट। कभी कभी अगर डेबिट भी हो गया तो 3 to 4 days लग जाते हैं रिफ्लेक्ट होने के लिए, तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ सम डेबिट कार्ड, राइट। तो आप लोग अपना पेमेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मेरा लास्ट पेमेंट कितने का था? 500 रुपीज, तो पेमेंट अमाउंट 500 रुपीज, कंटिन्यू करो। ओके, एड अ फंड, तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन जाएगा, पे विद बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो। ओके, तो इन दैट वे आप लोग यहाँ पे एड अ फंड करोगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को ऑप्शन आएगा बिलिंग में, आपको यहाँ पे एक तो ऐसे ऑप्शन आएगा, या आपको अपना एड्रेस सब कुछ फिल आउट करने के लिए बोला जाएगा कि आप अपना एड्रेस बोलो, क्रेडिट कार्ड पूछो, कितना पेमेंट फिल आउट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो पूछेगा। और आफ्टर दैट आप लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप लोग ऐड करके रख सकते हो। जैसे मुझे 500 रुपीज ट्रांसफर करना था, तो मैंने 500 रुपीज अमाउंट मेंशन कर दी, एड अ फंड पे क्लिक कर दिया, क्रेडिट कार्ड पे ओटीपी आ गया, मैंने उतने फंड्स यहाँ पे ऐड कर दिए, 500 रुपीज मेरे पूरे खत्म हो गए, अभी सिर्फ 0.04 रुपीज बचे हुए, राइट। तो इन दैट वे आपका कैंपेन क्या होता है? रन होता है। 18% जीएसटी कट डाउन होता है, राइट। आप जितना भी पेमेंट करते हो उसमें से 18% सर्विस टैक्स होते हैं, राइट। तो 18% जीएसटी कट डाउन होता है। आप कहीं से भी पेमेंट करो, जितना भी पेमेंट कर रहे हो, मान लो 10,000 का पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें से 18% आपका जीएसटी कट डाउन होगा। तो सर्विस एड, गूगल के जो सारे सर्विस एड है, फेसबुक के जो सर्विस एड है, उसमें आपका 18% जीएसटी क्या हो जाता है? कट डाउन हो जाता है, राइट। सो ये आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना है। आपको कहाँ पे जाना है? टूल्स एंड सेटिंग्स में, टूल्स एंड सेटिंग्स में बिलिंग में जाओ, और वहां पे आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड का, जो भी आपको क्रेडिट कार्ड करना है, नेट बैंकिंग करना है, जो ट्रांसफर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके। सो इन दैट वे आप लोग वो ऐड कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा मेरा दूसरा अकाउंट सेलेक्ट कर देती हूँ एक बार, समझ में आया ना कि बिलिंग कैसे ऐड करना है नॉर्मली सबको? ओके, एक बार ट्राई कर लेना बिलिंग ऐड करके। ओके, सो ये था आपका कंप्लीट फ्लो का कैंपेन, राइट। मतलब पहले आप लोगों ने कैंपेन सेटअप किया, देन आप लोगों ने पहले सर्च कैंपेन के लिए पहले कैलकुलेशंस किए कि सच में अगर मैं सर्च कैंपेन रन करना चाहता हूँ तो वो सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। मैंने ये बात की थी, सर्च कैंपेन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप जिस कीवर्ड के लिए टारगेट करना चाहते हो वो कीवर्ड सर्चेबल है। अगर ऐसे सर्विसेज के लिए सर्च एड रन करोगे कि जिसको कोई सर्च ही नहीं करता है, तो आपका सर्च एड 100% फेल्यूर्स है, राइट। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में लोगों को पता है, पर नो वन विल सर्च फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट। ऐसे भी डिमांड ड्रिवन प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं, तो आपको
टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके वहां पे आपको देखना है कि कीवर्ड सर्चेबल है या नहीं। आफ्टर दैट आप लोगों ने रफ कैलकुलेशंस किए, आफ्टर दैट हम लोगों ने सर्च कैंपेन रन किया फॉर नॉर्मल टू मतलब बेसिक सेटिंग्स के साथ, देन एडवांस सेटिंग्स देखे, साइक्लिंग एक्सटेंशन क्या होता है, कॉल आउट एक्सटेंशन क्या है, कॉल एक्सटेंशन क्या है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन क्या है। सारे एक्सटेंशन एक ही कैंपेन में ऐड करने की जरूरत नहीं, 4 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे साइक्लिंग इंपॉर्टेंट है, कॉल आउट है, लीड फॉर्म अगर ऐड करना है तो लीड फॉर्म, ऑफर्स है कुछ तो आप ऑफर्स इस तरह से क्या कर सकते हो, कैंपेन में ऐड कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था, राइट। और आफ्टर दैट आज मैंने आपको कह दिया है, अगर आपको बिलिंग ऐड करनी है, टूल्स एंड सेटिंग्स में बिलिंग वाले सेक्शन में जाके क्रेडिट कार्ड ऐड कर दो। क्रेडिट कार्ड भी मतलब ऑथेंटिकेट प्रोसीजर है टू पे ऑन गूगल, राइट। तो इन दैट वे आप लोग वो पेमेंट करके अपने अकाउंट पे पैसे ऐड कर सकते हो। ज्यादा एट द इनिशियल लेवल ज्यादा मत ऐड करो, प्रैक्टिस भी करना है तो 200-300 रुपीज ऐड कर दो, राइट। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आएंगे, डेफिनेटली 200-300 में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे मेरे यहाँ पे 420 पर स्पेंड हुआ है तो इतना रिजल्ट आया नॉर्मली, राइट। सो ज्यादा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना अगर 200-300 रुपीज स्पेंड कर रहे हो तो। नॉर्मली कैंपेन लॉन्च हो जाएगा, कुछ रिजल्ट आ जाएंगे, राइट, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ बोलो अश्विनी। मैम वो बिलिंग, वहाँ पे बिलिंग सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। हाँ करो सेटअप बिलिंग मतलब एक क्रेडिट एक ही कार्ड। ऑप्शन है वो, तो वहाँ पे वो हम्म, क्या आवाज नहीं आ रहा है आपका, कट डाउन हो रहा है आवाज। मैं स्क्रीन शेयर आप बोलो तो सही क्या है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। वो बिलिंग सेटअप का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। करो स्क्रीन। हाँ बिलिंग सेटअप पे जाओ। अगर आपको यहाँ आपके यहाँ पे कुछ विजिबल हो रहा होगा तो होगा, मेरे यहाँ पे स्क्रीन आपकी फ्रीज हो गई है। बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है क्या कि फ्रीज हो गई सबके लिए स्क्रीन। मैम, फ्री। फ्रीज हो गई है अश्विन, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके साइड पे। 5 मिनट 10 मिनट के बाद एक बार देख लेना, ओके, फिर से स्क्रीन शेयर कर देना, ओके। एक्चुअली वो उसके बाद ना स्टेप 2 पे वेरिफिकेशन आ रहा है, क्या आ रहा है। तो उसमें गूगल गूगल फॉर्म वेरिफिकेशन। आवाज भी नहीं आ रहा है अश्विनी आपका क्लियरली। ठीक है। आप 10-15 मिनट के बाद नेटवर्क स्ट्रांग होने दो, बाद में फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर देंगे, ओके। मैम भी बिलिंग करना सेटअप Yes. जरूरी है कैंपेन रन करना होगा तो जब रन करना होगा, है ना? अदरवाइज ऐसे ही करके रखने की जरूरत हमें नहीं। नहीं है। जब कैंपेन रन करना है, इसीलिए पहले कैंपेन डिजाइनिंग का पार्ट सीखा, आफ्टर दैट अगर आप रन करना चाहते हो तो आपको बिलिंग डालनी पड़ेगी, राइट। ओ, यस ठीक फॉर है। दैट रीजन। नॉर्मली बिलिंग सेटअप की अगर सिर्फ डिजाइन करना है तो बिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो देन आज हम लोग नेक्स्ट कैंपेन देखते हैं, दैट इज द डिस्प्ले कैंपेन, ओके। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में काम कैसे होता है वो भी मैं बता देती हूँ। क्रेडिट कार्ड वगैरह ना आपके नहीं होते, जनरली कंपनीज के होते हैं, और कंपनी खुद आपको ऐड करके देती है, तो पेमेंट का इश्यू आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, राइट। आपके जो मैनेजर्स रहते हैं, ओनर्स रहते हैं, जो भी ऊपर वाली जो पोजीशन वाले होते हैं, समटाइम्स क्लाइंट को भी इतना नॉलेज होता है कि वो खुद अपने क्रेडिट कार्ड ऐड करते रहे, तो कंपनी वो आपको मतलब देती है ऐड करके। पर नॉर्मली आपको एटलीस्ट तभी भी पता होना चाहिए कि बिलिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसीलिए मैंने बिलिंग का ऑप्शन बता दिया है। और नॉर्मली आपका जिसका गूगल एड ओनर है वही आपको बिलिंग सेटअप करके दे देता है, राइट। तो ठीक है। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा काम अलग होता है, क्योंकि हर इसके लिए सेपरेट सेपरेट कैंपेन मैनेजर अलग होते हैं, बिलिंग सेटअप के लिए अलग होते हैं, क्योंकि बिलिंग कौन करता है, जनरली आपका क्लाइंट करता है। तो क्लाइंट अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम अलग होता है। जैसे एग्जांपल मैंने मेरे फर्स्ट कंपनी में जब काम किया था तब क्या था ना, क्लाइंट अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करता था, राइट। देन सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम किया वहां पे क्या होता है ना, वो
कंपनी अपना एक क्रेडिट कार्ड बनाती है स्पेसिफिकली गूगल एड्स के लिए। तो सारे जो अकाउंट्स, मतलब एग्जांपल मेरे लिए कोई क्लाइंट है XYZ फ्रॉम द US, राइट? तो XYZ क्लाइंट का मान लो मुझे मेरा मंथली बजट है 5 लाख रुपए, मुझे उसके लिए स्पेंड करें, तो 5 लाख वो हम लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं और देन हमारे क्रेडिट कार्ड से हम लोग उसको स्पेंड करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा वर्क कल्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे जैसे उनके रूल्स होते हैं उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। कभी कभी डायरेक्टली क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड होता है, कभी कभी क्लाइंट आपको सारी अमाउंट ट्रांसफर कर देता है, देन आपके कंपनी का क्रेडिट कार्ड वहां पे यूज किया जाता है, राइट? तो आपको जब जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में तब समझ में आएगा कि किसका क्रेडिट कार्ड है, राइट? तो नॉर्मली बेसिक थिंग्स है ये क्रेडिट कार्ड सेटअप करना, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे आपके न्यू कैंपेन पे। सारे लोग थोड़ा सा ध्यान दो। अभी जो डिस्प्ले कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं ना, जनरली द पर्पस ऑफ द डिस्प्ले कैंपेन इज ब्रांडिंग, राइट? डिस्प्ले कैंपेन से आपको ज्यादा कन्वर्जन आने के चांसेस नहीं है। कोई मुझे बता सकता है डिस्प्ले कैंपेन से ज्यादा कन्वर्जन क्यों? मैं बोल रही हूँ कि ये ब्रांडिंग के लिए यूज किया जाता है, या ज्यादा कन्वर्जन यहाँ से चांसेस नहीं, अगर मुझे सर्च और डिस्प्ले को कंपेयर करना है तो? एनीवन? क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? डिस्प्ले को कम रहेंगे ना, क्यों रहेंगे, वही पूछ रही हूँ ना, क्यों रहेंगे? क्योंकि वो अननेसेसरी दिख रहे हैं हमें। जो सर्च में है वो हम खुद से सर्च कर रहे हैं और ये दिख रहा है सिर्फ, इसकी टेक्निकली हमें इसको जरूरत कहा है नहीं है। ऐसा, जब भी कोई ऐसा पूछता है, आपने जो बोला है करेक्ट बोला है, राइट? और इसको ऐसा बोलना चाहिए था, डिस्प्ले इज द पुश मार्केटिंग, राइट? सिंपल 2 वर्ड्स, राइट? जो Yes. आपने बोला है करेक्ट बोला है, कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में उसको बोलना है। सर्च इज अ पुल मार्केटिंग, व्हेन यू आर एनी someone searching for the product, then your ad will appear, and display will be a push marketing when you are not searching for some of the product but ad will appear, right? So that's why display is पुश मार्केटिंग, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि कन्वर्जन कम होता है। ब्रांडिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, और ऐसे सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हो जो सर्चेबल है। जैसे एग्जांपल मान लो मुझे, मेरा एक ऐसा बिजनेस है जिसको सर्च नहीं किया जाता, तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है? मुझे पुश मार्केटिंग करके लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना उस प्रोडक्ट के लिए। तब डिस्प्ले मार्केटिंग क्या आएगा, पिक्चर में आएगा। जैसे एग्जांपल पेस्ट सर्विसेज या जो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज होते हैं, अगर आप लोग उसका देखो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, तो ऐसे सर्विसेज ज्यादा सर्च नहीं किए जाते। मान लो इसकी रिक्वायरमेंट है पर फिर भी गूगल पे उसको ज्यादा सर्च नहीं किया जाता, उसका सर्च वॉल्यूम कम है। सो फॉर दैट रीजन दैट टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कैंपेन रन कर सकते हो या पुश मार्केटिंग को यूजफुल करवा सकते हो। जैसे एग्जांपल फूड के रिलेटेड भी है, जैसे आपका मान लो रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है, राइट? रेस्टोरेंट कैफेज, जैसे मान लो मुझे कुछ ऑर्डर करना है, मान लो पिज्जा या बर्गर, मैं गूगल पे जाके नहीं सर्च करूंगी, मैं डायरेक्टली स्विगी और जोमेटो पे जाके परचेस कर लूंगी जो भी मुझे लेना है वगैरह। ओके, तो स्विगी और जोमेटो उसके लिए है, मतलब उसके लिए कन्वर्टिंग प्लेटफॉर्म है। पर डिस्प्ले कैंपेन यूज फॉर द ब्रांडिंग, पहले आपको वो दिखाएगा कि ऐसा, जैसे एग्जांपल डोमिनोज की एड दिख रही है आपको, पिज्जा एड्स की एड दिख रही है, तो जब आप स्विगी जोमेटो पे जाओगे, अगर उसी ब्रांड आपको ऊपर आ गए तो आप लोग क्या करोगे, मोर इंटेंटेड होगे वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो डिस्प्ले मार्केटिंग आपको इनडायरेक्टली हेल्प करती है टू कन्वर्ट द पीपल, राइट? तो ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत होता है जब आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, राइट? जब तक आप लोगों को किसी प्रोडक्ट में ट्रस्ट नहीं होता है, ऑथेंटिसिटी नहीं क्रिएट होती है, तब तक आप लोग वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हो, राइट? सो फॉर दैट रीजन, जैसे मैंने आपको कहा स्विगी और जोमेटो का ऑप्शन दिया है, तो स्विगी और जोमेटो पे मान लो एग्जांपल XYZ नाम का नया पिज्जा मार्केट में है और उसकी डायरेक्टली मुझे स्विगी और जोमेटो पे ऐड दिख गई, मैं नहीं लूंगी। पर मान लो सेम बम्बार्डिंग आपको डिस्प्ले पे भी हो रही है, मान लो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जा रहे हो वहां पे भी देख लो, तो आप लोग एटलीस्ट एक बार सोचोगे यार कुछ नया ट्राई करके देख लेते, रहे। सो दैट मेक्स योर मतलब ब्रांडिंग दैट हेल्प इन दैट वे, राइट? तो ब्रांडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेसेस, राइट? एक साइकिल होती है, सबसे पहले हम लोग अगर मार्केट में आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रांडिंग किया जाता है। लोगों को पहले बताना तो पड़ेगा कि ऐसे कोई कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, आप इनका ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, ये सर्विसेज ट्राई कर सकते हो, इनमें ये यूनिकनेस है एज कम्पेयर टू ये मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, जो मार्केट में नहीं है वो कुछ हम लोग नया आपको दे रहे, तब ये ब्रांडिंग होती है, राइट? आप लोग स्टोरी टेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, राइट? सॉरी।
तो इन दैट वे ब्रांडिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। आफ्टर ब्रांडिंग क्या होता है, कंसिडरेशन आता है कि ठीक है यार इनका प्रोडक्ट एक बार देख तो लेते हैं क्या है, और आफ्टर दैट लोग क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं परचेस। कंसिडरेशन के लिए ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रोडक्ट को कंसिडर करे कोई, उसके लिए ब्रांडिंग प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। हर मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जनरली ब्रांडिंग पे क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। अगर ब्रांडिंग को आपका भी इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा, जब तक प्रोडक्ट पता ही नहीं होगा लोगों को तो वो परचेस कहाँ से करेंगे। तो दैट्स वाई डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या होता है, कम पैसे में आपको ज्यादा लोगों तक आपकी एड शोकेस करेगा। तो लोगों को ब्रांडिंग सबकॉन्शियस माइंड पे वो बम्बार्ड हो जाता है, राइट। तो इन दैट वे ब्रांडिंग आपको अपने बिजनेसेस में हेल्प करती है। तो दैट फॉर दैट रीजन डिस्प्ले मार्केटिंग किसके लिए यूज की जाती है, मोस्ट प्रोबेबली फॉर द ब्रांडिंग। एंड सेकेंड, जो कीवर्ड जैसे मैंने कहा, जो सर्च कीवर्ड नहीं है, किसी बिजनेसेस को सर्च नहीं किया जाता है, अगर उस बिजनेसेस के रिलेटेड आपको एड शोकेस करनी है, सो फॉर दैट रीजन जैसे मैंने पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज का कहा, तो उस तरह के प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्प्ले मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। सेम मैंने रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड भी कहा, राइट। रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड मुझे कॉफी लेनी है या मुझे कुछ बर्गर भी लेना है तो मैं डायरेक्टली स्विगी जोमेटो पे जाऊंगी, पर ये ब्रांडिंग इस तरह से आपको हेल्प करेगा टू मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन ऑन स्विगी एंड जोमेटो, राइट। तो उतना आप लोग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग। ओके, तो फॉर दैट रीजन आप लोग डिस्प्ले कैंपेन रन करोगे। इसमें थोड़ा अलग वे से टारगेटिंग किया जाता है, वो थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। सिलेक्ट ऑन द डिस्प्ले, ओके, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। ये कन्वर्जन छोड़ दो, बाद में देखेंगे ये कन्वर्जन। ओके, योर वेबसाइट विजिट, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो जिसके लिए एड रन करनी है, राइट। डिस्प्ले कंटिन्यू। बहुत इजी है कैंपेन। कैंपेन अभी आपका सर्च कैंपेन हो गया, बाकी कैंपेन अभी आपको बहुत इजी लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज मतलब ऑल ओवर द, पर जैसे मैंने आपको सर्च में कहा था, राइट, स्पेसिफिकली एक कंट्री के लिए टारगेट करो। अगर मल्टीपल कंट्रीज के लिए टारगेट करना है तो मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करो, एक ही इसमें ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज को मत टारगेट करना। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने जैसे कहा हर कंट्री के लिए कुछ स्पेशलाइज मैसेज होगा आपके साइड से, राइट। तो जैसे यूके के लिए कुछ अलग होगा, यूएस के लिए अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो मुझे कोई फेस्टिवल ऑफर देनी है, यूके के फेस्टिवल्स अलग है, यूएस के फेस्टिवल्स अलग है, राइट, इंडिया के फेस्टिवल्स अलग से। तो एक ही इसमें मैं इतना नहीं डिफरेंशिएट कर पाऊंगी। तो जैसे मुझे, आपको पता है इंडिया का कल्चर अलग है, किसी और कंट्री का कल्चर अलग है, तो कल्चर के हिसाब से भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स में टारगेटिंग करो। क्योंकि एक ही कैंपेन में अगर टारगेट करोगे तो प्रिसाइज मैसेज अपने ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाओगे, राइट। सो फॉर दैट रीजन मैंने कहा था एक ही इसमें ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज को टारगेट मत करना। मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करना है तो सिंगल सिंगल कंट्रीज सिंगल सिंगल कैंपेन में टारगेट करूँ। आफ्टर दैट लैंग्वेज आपको बताया था, इंग्लिश सिलेक्ट करो। मोर सेटिंग में कुछ नहीं, स्टार्ट डेट एंड डेट अगर सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एड रोटेशन है, एड शेड्यूल है, बाकी यहाँ पे कुछ भी सेटिंग्स मत करना। ये डायनामिक एड्स वगैरह क्या होता है ना, डायनामिक एड्स क्रिएट करने के ऑप्शंस आते हैं, तो दीज आर द ऑटोमेटेड कैंपेन्स, राइट। जब तक आपके डेटा, आपके कैंपेन पे कुछ भी डेटा नहीं है, दिस एड्स विल बी अ फेल्यूर फॉर यू, राइट। सो फॉर दैट रीजन हमेशा स्टैंडर्ड एड पे ही क्या करना है, ट्रस्ट करना है। देन क्लिक ऑन द स्टार्ट एंड एंड डेट, कैंपेन की स्टार्ट एंड एंड डेट क्लिक करना है, क्लिक करो। बाकी ये कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, डिवाइसेस, कंटेंट एक्सक्लूजन, उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर दिस कैंपेन। देखो अभी प्रैक्टिस करना है, आप लोग कितने भी रख सकते हो, 200, 300, 500 तक आप लोग, अगर आपको एक बार देखना है तो देख सकते हो। पर जनरली जब इंडस्ट्री में हम लोग कैंपेन रन करते हैं तो मिनिमम हम लोग 5000 का बजट रखते हैं, ओके। क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आएगा। अगर आप लोग ही सोचो, आपका सर्च कैंपेन है, उसकी एक क्लिक मान लो 70-80 रुपीज में मिल रही, 500 में मुझे क्लिक्स कितने आएंगी, 6 to 7 या 8 मैक्सिमम क्लिक्स आ जाएंगी। अभी आपके कैंपेन के सामने जो मेरा रन किया 424 में मुझे 12 क्लिक समथिंग आए, राइट। 12 क्लिक्स में कितने ही लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आएंगे और कितने लोग क्लिक करेंगे, राइट। सो दैट इज द मेन पर्सन, दैट इज द मेन रीजन, क्योंकि आपके क्लिक्स यहाँ पे कॉस्टली है, ओके। क्लिक्स कॉस्टली है, एक मिनट, हेलो, ओके। सो आपके क्लिक्स यहाँ पे कॉस्टली है, तो 500 रुपीज में आपको उतना रिजल्ट नहीं आएगा। सो फॉर दैट रीजन जब भी हम लोग कैंपेन रन करते हैं इन मिनिमम, मतलब मार्केट में, तो मिनिमम हमारा डेली बजट 5000 का होता है, ओके। सो 1 मिनट, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट।
सो इसीलिए मिनिमम जब मार्केट में कैंपेन्स रन किए जाते हैं तो 5,000 का बजट हम लोग रखते हैं। आप मिनिमम अगर आपको ट्राई भी करना है 2,000 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर क्लाइंट का बजट बहुत कम है तो उसके हिसाब से, पर मिनिमम थोड़ा सा दैट इज स्टैंडर्ड की 5,000 बजट रखना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको जब रिजल्ट आएगा, क्लिक्स आएंगे, तब आपके लैंडिंग पेज पे व्यूज आएंगे, लैंडिंग पेज पे व्यूज आएंगे तो जो आपको चाहिए, लीड चाहिए, सेल चाहिए, वो हो सकता है, राइट? अगर क्लिक्स ही कम आ रही है तो पूरा रिजल्ट क्या हो सकता है, कम होने के चांसेस होते हैं। तो फॉर दैट रीजन यहाँ पे मैंने 5,000 डेली बजट रखा है। ओके, डेफिनेटली एज कंपेयर टू सर्च कैंपेन आप यहाँ पे कम रख सकते हो, थोड़ा सा 3,000 2,000 भी अगर रख दिया ब्रांडिंग के लिए तो चल जाएगा आपका। ओके, 2,000। सो यहाँ पे मैं 2,000 रख रही हूँ। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? जिसको कन्वर्जन का ऑप्शन आ रहा है कन्वर्जन सिलेक्ट करो, जिसको ऑप्शन क्लिक्स का आ रहा है वो क्लिक्स सिलेक्ट करो। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग ये सारे बिडिंग स्ट्रेटेजी देखने ही वाले हैं। ओके, देन क्लिक ऑन द कन्वर्जन्स, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे टारगेटिंग के ऑप्शंस आते हैं, क्लिक ऑन द एड टारगेटिंग। ओके, एड टारगेटिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग एवरीवन नोज दैट, राइट? सर्च कैंपेन में भी हम लोगों ने टारगेटिंग देखी थी, एग्जैक्ट मैच है, ब्रॉड मैच है, राइट? तो वो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो कीवर्ड टारगेटिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है। सो सेकेंड टारगेटिंग है, यहाँ पे आप एट ए टाइम 2 to 3 टारगेटिंग यूज कर सकते हो डिस्प्ले कैंपेन में। कीवर्ड भी टारगेट कर सकते हो, राइट? और डेमोग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हो। अभी डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन आप लोगों को सर्च में हम लोग जनरली यूज नहीं करते, तो ऑडियंस सेगमेंट पे आपको ऑप्शंस मिल रहा है डेमोग्राफिक्स का। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो मेरी एड फीमेल मेल को दिखे, एज रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको ऑफ कर दे रही हूँ, मुझे इसी एज रेंज को सिलेक्ट करना है। पेरेंटल स्टेटस से आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, मार्केटिंग कैंपेन में पेरेंट है नहीं है, राइट? सो उसका आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे कोई असर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर आपकी सर्विसेज ऐसे कुछ है जो ये पेरेंटल स्टेटस मैटर करता है, नहीं तो नॉर्मली आपको वहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो इन दैट वे मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। हाउस होल्ड इनकम, ये हाउस होल्ड इनकम बहुत एम्बिग्यूअस क्राइटेरिया है जो गूगल का, मतलब इसका कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। गूगल ने कैसे डिवाइड किया है, गूगल ने क्या किया है, जैसे आप लोग गूगल के पास जैसे बोला जाता है सबका डेटा है, गूगल नोज एवरीथिंग, राइट? तो वैसे है आप गूगल पे कैसे ट्रांजैक्शन करते हो या ऑनलाइन आप कैसे ट्रांजैक्शन करते हो उसका डेटा होता है। मतलब आप लोग लो टिकट प्रोडक्ट के साथ ज्यादा इंटरेक्ट होते हो या हाई टिकट प्रोडक्ट के साथ भी इंटरेक्ट हो चुके हो रहे, अगर मान लो 70,000 1 लाख के कुछ प्रोडक्ट परचेस किए या समथिंग ऐसा कुछ आप लोगों ने इंटरेक्शन किया है ऑनलाइन में, गूगल वो डेटा रीड करता है और डिपेंडिंग ऑन दैट लो टिकट हाई टिकट प्रोडक्ट वो हाउस होल्ड इनकम को क्या करता है, डिवाइड करता है। टॉप 10% मतलब जिन्होंने एकदम क्रीम लेवल प्रोडक्ट परचेस किए ऑनलाइन, ये थोड़ा सा कम कम कम, तो इसका कोई क्राइटेरिया गूगल ने नहीं डिसाइड किया। दिस इज अ वेरी एम्बिग्यूअस कैटेगरी जो गूगल ने डिवाइड की है। तो हाउस होल्ड इनकम को वैसे ही रहने दो, ना इसको सिलेक्ट करके या ना इसको डिसिलेक्ट करके कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि इसको डिसिलेक्ट करोगे तो कैंपेन में बहुत ही फर्क आएगा, नहीं। ये जो ऑप्शन है थोड़ा एम्बिग्यूअस है, गूगल ने इसका स्पेसिफिकली क्राइटेरिया नहीं दिया कि उन्होंने किसके हिसाब से इसको डिवाइड किया है। सो फॉर दैट रीजन जब गूगल ही ऐसा कुछ डेटा एम्बिग्यूअस रखता है तो वो आपके मार्केटिंग कैंपेन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लाता है, राइट? सो फॉर दैट रीजन ये आप लोग इसको ऑफ ऑन रख सकते हो। ओके, so this is a targeted demographics, right? Female, male, age and parental status and household income. Then click on the done. जो options आपको select करने वो select करो। कीवर्ड टारगेटिंग तो यहाँ पे मैंने select आपको बता दिया है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज कॉल्ड एज, जो बोला जाता है डिस्प्ले की एक स्पेसिफिक टारगेटिंग है, दैट इज ऑडियंस सेगमेंट। अभी ये ऑडियंस सेगमेंट क्या है, जैसे एग्जांपल मैं थोड़ा सा एग्जांपल के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप लोग गूगल पे क्या कर रहे हो, मैं गूगल पे सर्च कर दिस ऑडियंस सेगमेंट्स डेटा, मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, तो गूगल को क्या लगता है यार इसने ना रिसेंटली इस कीवर्ड के रिलेटेड ना बहुत बार सर्च किया है, तो मुझे वो कौन से कैटेगरी में डाल देगा, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में डाल देगा।
एट ए टाइम सेम मैंने रियल एस्टेट के रिलेटेड भी बहुत सर्च किया है दिस मंथ में, मतलब मैंने 2 कीवर्ड के रिलेटेड ज्यादा सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग और रियल एस्टेट। तो मुझे गूगल क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग के ऑडियंस में भी डाल देता है, रियल एस्टेट के ऑडियंस में भी डाल देता है। तो गूगल पे जितने भी यूजर्स है, ट्रिलियंस ऑफ यूजर, जितने भी गूगल पे यूजर्स है, डिपेंडिंग ऑन द सर्च हिस्ट्री, आप गूगल पे क्या सर्च करते हो उसके हिसाब से गूगल आपको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, राइट? कि डिपेंडिंग आप क्या सर्च कर रहे हो उसके हिसाब से गूगल आपको एक कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट कैटेगरी आपका इंटरेस्ट डिफाइन किया जाता है। जैसे मान लो मैंने सर्च किया डिजिटल, मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग के कैटेगरी वाली ऑडियंस में चली गई। गूगल ये डेटा हर मंथ में अपडेट करता है, गूगल ये डेटा हर मंथ में अपडेट करता है। मतलब जो भी आप लोग जिस कैटेगरी में ब्रेकडाउन हो रहे हो वो आपके रिसेंट हिस्ट्री के हिसाब से होगा, राइट? तो जितना बार बार, अभी एक यूजर गूगल पे 10 कैटेगरी के बारे में भी सर्च कर सकता है, तो गूगल आपको 10 कैटेगरी में डाल देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सर्च कर रही हूँ, रियल एस्टेट, तो मैं रियल एस्टेट के ऑडियंस में भी चली जाऊंगी और मैं डिजिटल मार्केटिंग के भी ऑडियंस में चली जाऊंगी, राइट? तो आपने जो भी रिसेंट सर्च किया होता है उस पर वो डिसाइड किया जाता है। हाँ बोलो। मैं मतलब इवन अगर एक बार भी सर्च किया और हम उसमें चले जाते हैं कैटेगरी ऐसा एक बार नहीं होता। अभी एक ही बार अगर आपको स्पेसिफिकली जेन्युइनली कुछ सर्विसेज के रिलेटेड, ऐसा अभी मुझे लगा था ये सवाल आएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं गूगल ने स्पेसिफाई किया कि एक बार सर्च करोगे तो उसमें डाल देंगे, 2 बार नहीं। पर रिसेंटली सर्च क्या बोला जाता है, 4 to 5 टाइम्स आप लोग सर्च कर रहे हो सेम कैटेगरी के रिलेटेड, 1-2 दिन के बाद और उसको सर्च कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। एक बार अगर सर्च करते हो तो उसको इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट? तो जितना रिसेंट, हाँ ऐसा, पर ये भी मैं बोल रही हूँ गूगल ने ऐसा कोई नंबर नहीं दिया कि अगर इस यूजर ने 5 टाइम सर्च किया। जनरली वो क्या करते हैं, हम लोग बिहेवियर कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो 2 दिन के बाद आ रहा है, फिर से 4 दिन के बाद आया, मंथ का डेटा, मैंने क्या कहा, मंथली आपका डेटा अपडेट होता है। अगर मंथ में सिर्फ एक बार सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस कैटेगरी में इंटरेस्ट नहीं है। और मान लो 6 to 7 टाइम्स आपने सेम कैटेगरी के रिलेटेड सर्च किया है, सेम कैटेगरी के रिलेटेड वेबसाइट्स को ब्राउज किया है, तो डेफिनेटली आप लोग उस इंटरेस्ट कैटेगरी में आ जाते हो। ओके, ठीक क्लियर? ठीक है, क्योंकि एक बार कुछ भी करते रहते हैं ना सर्च रैंडमली। वही ना, वो इंटरेस्ट नहीं होता है ना फिर, राइट? जिसको बार बार सर्च करते हो, 2-4 दिन के बाद फिर से सर्च किया, तो दैट विल बी योर इंटरेस्ट कैटेगरी। ओके, ओके, थैंक यू। किसी और को डाउट है यहाँ पे? यस, एनीवन? ओके, तो इन दैट वे ये होती है आपकी ऑडियंस सेगमेंट। पहले मैं एक बार फिर से क्लिक करके दिखा देती हूँ आपको ऑडियंस सेगमेंट। कहाँ चली मेरी ऑडियंस सेगमेंट? हाँ, ऑडियंस सेगमेंट्स, क्लिक, यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग टाइप करो, अभी हर कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल होगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जितने गूगल ने प्री डिफाइंड कैटेगरी की है उसी में से आप लोग कुछ सर्च कर सकते हो। पर मान लो अगर आपका बिजनेस इस कैटेगरी में नहीं आता है, देन आपके पास अलग टारगेटिंग है, दैट इज कीवर्ड टारगेटिंग यूज कर सकते हो या डेमोग्राफिक्स, वो ऑप्शन है आपके पास। पर अगर आपको ऑडियंस सेगमेंट का यूज करना है तो जो प्री डिफाइंड है उसमें अगर आपका बिजनेस ब्रेकडाउन होता है या उसके अंडर आता है, देन यू हैव टू यूज दैट कैटेगरी, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट? तो प्री डिफाइंड है। अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग मैंने यहाँ पे टाइप किया, अभी सर्च होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो ये मेरे ऑप्शंस है। तो जिसमें से आपको जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इन दैट वे जो मोस्ट रिलेवेंट आपको लगता है आप यहाँ पे टाइप करो। सेम मैं आपको और एक दिखाती हूँ यहाँ पे, अगर एग्जांपल आपको रियल एस्टेट के रिलेटेड एड्स रन करनी है तो यहाँ पे उसके भी ऑप्शंस आते हैं। स्पेसिफिकली जो कीवर्ड है वो टाइप करो, अगर आपके स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको अलग सेकेंड वे टारगेटिंग यूज करनी पड़ती है। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लो अपने इसमें, ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है मेरे साइड पे। सो ये यहाँ पे आप लोग टाइप करो, आपको सेम उसी के रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगे। ओके, सो रियल एस्टेट आ गई है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, हाउसेस, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ये ऐसा आप लोगों ने सर्च किया होगा। जो लोगों ने अभी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर सेल सिलेक्ट किया है, राइट, तो वो यहाँ पे आ गए। न्यू हाउसेस, जिन्होंने ऐसा कीवर्ड्स डाले हैं या न्यू हाउसेस के रिलेटेड थोड़ा सा इंटरेस्ट शोकेस किया है, तो उनके यहाँ पे कैटेगरी कट डाउन हो गई, ब्रेक डाउन हुई। तो आपको जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगती है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउसेस फॉर रेंट, रेंट है, आपको सेल वाले चाहिए तो सेल, रेंट वाले अवॉइड कर दो, राइट? सो इन दैट वे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं सेम ही कैटेगरी में।
ओके, सो इन दैट वे आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो डन करोगे, एंड देन ऑडियंस सेगमेंट हो गया, डेमोग्राफिक्स हो गया, एंड देन कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड करने करो, अभी मुझे करने नहीं क्योंकि मेरी कैटेगरी ऑडियंस सेगमेंट में आ गई है, पर फिर भी आप ऑडियंस सेगमेंट के साथ भी कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हो, राइट। आपके स्पेसिफिक जो 2-4 कीवर्ड्स है आप यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड्स में डाल सकते हो। मेक इट श्योर फ्रेज मैच रखो, एग्जैक्ट मैच रखोगे तो थोड़ा सा कैंपेन लिमिटेड मोड पे चला जाएगा फिर से। ओके, आफ्टर दैट आपको यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, ठीक है, इसको ऑन कर दो एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। बस इतना ही आपको यहाँ पे अलग है, राइट। और बाद में आपको सेम आपको यहाँ पे भी एड डिजाइन करनी है। सबसे पहले आपको फाइनल यूआरएल डालनी है, ओके। आफ्टर दैट बिजनेस नेम डालो अपना, ओके। देन यहाँ पे आप लोगों को एड अप टू इमेजेस के ऑप्शंस है। इमेजेस ऑप्शंस कैसे है, लोगो ऐड करना कंपलसरी होता है, प्लस आप लोग यहाँ पे इमेजेस ऐड करो। अभी इमेजेस ऐड करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, असेट लाइब्रेरी है, वेबसाइट और सोशल। एग्जांपल आप लोग अपनी वेबसाइट का नाम डालो, आपके वेबसाइट पे जो भी इमेजेस है वो सारे इमेजेस यहाँ पे स्कैन हो जाते हैं, राइट। सेकेंड है असेट लाइब्रेरी में जो भी आप लोगों ने अपलोड करके रखा है या जो भी आप लोगों ने प्रीवियसली यूज किया है वो सब कुछ यहाँ पे असेट लाइब्रेरी में आ जाता है, राइट। तो दिस इज योर असेट लाइब्रेरी, एंड लास्ट विल बी अ फ्री स्टॉक इमेजेस। अब ये फ्री स्टॉक इमेजेस का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फ्री स्टॉक इमेजेस में डाला है, मेरी वेबसाइट का ही नाम है यहाँ पे, तो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग मुझे क्या आ गए, बैनर्स आ गए, दैट कैन बी अ रेडीमेड बैनर्स, मुझे डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेम यहाँ पे आप लोग कोई भी कीवर्ड डालो, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया हाउसेस, अलग अलग कीवर्ड डालो, राइट। तो हाउसेस के रिलेटेड, अभी ये यूके वाले हाउसेस आ गए, राइट, तो थोड़ा सा इंडियन हाउसेस डालो, तो ऐसा कुछ डालो आप। यहाँ पे जो भी कीवर्ड डालोगे उसके रिलेटेड आपको फ्री स्टॉक इमेजेस आते हैं। अगर आपको फ्री स्टॉक इमेजेस अच्छे लगे तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं अच्छे लगे आप लोग क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। फ्री स्टॉक इमेजेस या आपको कैनवा पे डिजाइन करना है, इसकी साइजेस याद रखो, 2048 इंटू 1365 एक साइज है, सेकेंड साइज इसकी और अलग है। अभी एक दो साइजेस के हमको क्यों डालने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो एड्स है वो कहाँ पे विजिबल होने वाली है, पार्टनर वेबसाइट पे विजिबल होने वाली है। हर पार्टनर वेबसाइट पे स्पेस सेम होगी क्या, नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल स्पेस होगी, कहीं पे वर्टिकल होगी, कहीं पे रेक्टेंगुलर होगी, तो हमको वहां पे क्या करने पड़ते हैं, उतने फॉर्मेट में आपको क्रिएटिव्स डिजाइन करने पड़ते हैं एक ही फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अगर मैं गूगल पे टाइप करती हूँ डिस्प्ले एड साइज ऑन गूगल, ओके, तो देखो साइजेस क्या क्या मिले हैं मुझे, 728 इंटू 9 पिक्सल, 33 इंटू 280, 300 इंटू 250, राइट। तो यहाँ पे ये लार्ज रेक्टेंगुलर है, मीडियम रेक्टेंगुलर है, लीडर बोर्ड है, हाफ पेज है, व्हाइट स्काई क्रैपर है, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। आप इतने भी अभी इतने साइजेस नहीं करो, पर एटलीस्ट 3 to 4 साइजेस हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रिफर्ड करते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे कहा पार्टनर वेबसाइट पे कैसी स्पेस है आपको नहीं पता, मान लो उसके पार्टनर वेबसाइट पे स्पेस है रेक्टेंगुलर, और आपने रेक्टेंगुलर शेप का कोई इमेज ही अपलोड नहीं किया है, तो फिर वहां पे आप लोगों की एड दिखने का पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन 4 to 5 रेशियोज हम लोग डाल सकते हैं। पर अभी के लिए जब आप लोग यहाँ पे डिजाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने साइजेस के यहाँ पे डिजाइन करने पड़ेंगे 300 to ये, और देन आपको यहाँ से अपलोड करने पड़ेंगे। आप लोग अपलोड करोगे एंड देन वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अभी मैं फ्री स्टॉक इमेजेस से यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे मिनिमम 2 रेशो आपको डिजाइन करके दे देता है, राइट। सो अभी हाउसेस तो नहीं, हम लोगों को दूसरा कीवर्ड चाहिए था। अब जिस भी कैटेगरी में के रिलेटेड डाल रहे हो उस कैटेगरी का कीवर्ड डालो यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे कोई ज्यादा रेक्टेंगुलर साइड है, कोई स्क्वेयरिश साइड है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे साइड्स होते हैं, सारे आप लोड करके देख सकते हो, आपको जो भी अच्छी लगती है यू कैन यूज। अगर आप लोगों ने देखा होगा PIDM हम लोग खुद ये इमेज यूज करते रहे, सो मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर दी है, हम लोग ब्रांडिंग के लिए यही इमेज यूज करते रहे। सो सिलेक्ट 2 रेशियोज, यहाँ पे देखो सिलेक्ट 2 रेशियोज ऑप्शंस आपको खुद आ रहा है। तो यहाँ पे एक है ये वाली साइज, एक ये साइज है, राइट। तो डायमेंशन यहाँ पे दिए गए हैं। सिलेक्ट
एक रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, मिनिमम ये दो साइजेस तो भी होने चाहिए। देन क्लिक ऑन द सेव। ओके अभी देखो यहाँ पे आपका प्रीव्यू भी विजिबल होता है, आपकी डिस्प्ले एड कुछ इस तरह से, अगर आई बटन पे कोई क्लिक करता है एड्स बाय गूगल विजिबल होता है, राइट। तो इस तरह से ये है इसके नीचे। ओके तो इमेजेस ऐड कर दिए हैं। आफ्टर एडिंग द इमेज, लोगो ऐड करना है। इफ यू हैव वीडियोस यू कैन ऑल्सो ऐड वीडियोस। ओके ठीक है। हेडलाइन, यहाँ पे हेडलाइन डालो, दैट विल बी 30 कैरेक्टर में। ओके और एक दो हेडलाइंस डालो एंड मेक श्योर आपका जो बिजनेस है, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का बिजनेस है, तो मैं अपने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों पे भी थोड़ा सा ये कीवर्ड्स डालूंगी। लॉन्ग हेडलाइन लिखो, थोड़ी बड़ी हेडलाइन लिख सकते हो, दैट विल बी 90 के इंडिया हैज प्रैक्टिकल जॉब ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग मैं डालती हूँ। ओके फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ओके देन आप डिस्क्रिप्शंस डाल रहे हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस डालना है आपको। अभी ये मुझे सारे सजेशंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट डाली है, तो डिपेंडिंग ऑन द वेबसाइट वो आपको सजेशंस दे रहा है, राइट। सो ये है चेकआउट। ओके PIDMs प्रोवाइड टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इन कोर्सेज, राइट। तो डिस्क्रिप्शंस 2 भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। मिनिमम 1 हेडलाइन और 1 डिस्क्रिप्शन डालना कंपलसरी है, और एक लॉन्ग हेडलाइन डालना कंपलसरी है। आफ्टर दैट आप लोगों ने हेडलाइन डाली है, डिस्क्रिप्शन डाले हैं, सब कुछ डालने के बाद बस आपको क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करना है। पर बिफोर दैट मैं प्रीव्यू दिखा देती हूँ आपको, राइट। इस तरह से आएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस, डिस्क्रिप्शन, फिर ये चेंज हो जाएगा, लॉन्ग हेडलाइन आएगी, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके वेरिएशंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन में ये हेडलाइंस को रोटेट कर सकता है। जितने हेडलाइन दोगे आप लोग यहाँ पे, उतने हेडलाइन वो रोटेट कर सकता है, राइट। तो वो आप डिस्क्रिप्शन डालो और वो डिस्क्रिप्शन भी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और आफ्टर दैट क्लिक ऑन द क्रिएट एड। आप एक और ऐड बना सकते हो, मतलब एक एड ग्रुप है, एक ही एड ग्रुप के लिए मल्टीपल एड्स बना सकते हो। मल्टी एड्स में सिर्फ हम लोगों ने क्या डाले थे, क्रिएटिव्स डाले थे, हेडलाइंस डाले थे, डिस्क्रिप्शंस डालने थे। आपको मान लो ये इमेज नहीं अच्छी लगी है, आपको और एक इमेज डालनी है, तो आप लोग फिर से क्लिक कर सकते हो न्यू एड, राइट। तो मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल हेडलाइंस, लॉन्ग हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन आप टारगेट कर सकते हो। तो गूगल क्या करता है, रोटेट कर देगा, कभी ये एड रन कर देगा, कभी ये एड रन कर देगा, जो सबसे ज्यादा उसको परफॉर्मेंस दे रही है, जो सबसे ज्यादा उसको एंगेजमेंट दे रही है, फिर वो क्या करता है, उसको और कंटिन्यू कर सकता है। सो इन दैट वे यहाँ पे आप लोग न्यू एड क्रिएट कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एरर चेक करो, यहाँ पे एरर चेक करने के बाद आप अपना कैंपेन को क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। क्लियर। डिस्प्ले कैंपेन कैसे रन करना है सबको, चलो डिजाइन करो सर, दैट विल बी योर डिस्प्ले कैंपेन। ओके अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं वो हम लोग कैंपेन नहीं देखने वाले, सो वो हम लोग देखते हैं। अभी हम देखने वाले कन्वर्जेंस। अभी कन्वर्जेंस क्या होता है वो देखते हैं। आप लोग मुझे बताओ कन्वर्जेंस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर किसी ने मान लो इन फ्यूचर पूछा आपको, तो कन्वर्जेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। तो कन्वर्जेंस हो सकते हैं दो टाइप से, एक होता है लीड कन्वर्जेंस, सेकंड होता है सेल्स कन्वर्जन। अभी कोई भी बिजनेस रन कर रहा है तो उसके लिए दो कन्वर्जेंस हो सकते हैं, एक तो लीड या एक सेल्स। अमेजोन जैसे वेबसाइट है जिनको क्या चाहते हैं लोग, डायरेक्टली आए, मेरा प्रोडक्ट देखे, परचेस कर ले, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स कन्वर्जन। PIDM जैसे बिजनेस है वो क्या चाहते हैं, मेरे वेबसाइट पे आओ, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट करो, लीड जनरेट करो। तो जनरली कन्वर्जन ब्रॉडली किस टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, लीड कन्वर्जन और सेल्स कन्वर्जन। अगर किसी ने आपको पूछा कि कन्वर्जन किस टाइप के होते हैं, तो क्या बोलना है, दो टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं, लीड कन्वर्जन एंड सेल्स कन्वर्जन। क्लियर।
ओके, अभी आपको ये कन्वर्जेंस डिफाइन करने। अभी जैसे देखो मेरी वेबसाइट है, थोड़े मेरे जवाब देना सवाल जो भी पूछे उसके। सो हाँ, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर में फिल आउट कर रही हूँ। अभी मेरे यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करती हूँ, सेकंड है डाउनलोड सिलेबस, यहाँ पे भी नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट होता है, राइट। सो थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करना है तो मेरे लिए दो कन्वर्जन है, सेम ही है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डाउनलोड सिलेबस भी सेम है, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। पर ना मेरे लिए सबसे ज्यादा दोनों में से जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है वो है ये वाला इंक्वायर नाउ, और डाउनलोड सिलेबस सेकेंडरी कन्वर्जन है, राइट। तो कन्वर्जन आपके वेबसाइट में कितने भी हो सकते हैं, पर कोई प्राइमरी कन्वर्जन है, कोई सेकेंडरी कन्वर्जन है। सेम अगर मान लो मैं अमेजोन का एग्जांपल कंसिडर करती हूँ, आप लोग मुझे बताओ कन्वर्जन क्या है। जैसे एग्जांपल, मुझे प्रोडक्ट देखा, मैंने अच्छा लगा और मैंने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में डाल दिया। सेकंड, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा और मैंने प्रोडक्ट को परचेस कर लिया। तो दो है, ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन है, सेल्स का कन्वर्जन है। पर दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मेरे लिए कौन सा होगा, सेल्स वाला या ऐड टू कार्ट वाला? कौन सा होगा? यस, ऐड टू कार्ट या सेल्स कन्वर्जन, अगर अमेजोन का एग्जांपल मैं कंसिडर कर रही हूँ तो। ऐड टू कार्ट ना। किसने ऐड टू कार्ट कैसे? वो ज्यादा बेनिफिट देगा ना ऐड टू कार्ट। बाकी लोग? मैम मुझे सेल लग रहा है। मैम सेल वाला। सेल रहेगा ना, ऐड टू कार्ट कैसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेगा? आज अगर कंपैरिजन करना है तो मैं क्या चाहूंगी, मेरे प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में लोग डाले, मेरा प्रोडक्ट परचेस करे। डेफिनेटली मैं क्या चाहूंगी, मेरा प्रोडक्ट परचेस करे, राइट। परचेज परचेस, मतलब जरूरी नहीं है ना वो परचेज करेगा। हाँ, पर ऐड टू कार्ट भी है, मतलब ऐड टू कार्ट वाले भी लोग परचेस कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है, राइट। यस। पर अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि मेरे लिए दो कन्वर्जन है, अगर एग्जांपल एक कस्टमर आए, मैं उसे एक्सपेक्टेड क्या करूं कि वो प्रोडक्ट आके परचेस कर ले। मान लो सारे आके परचेस नहीं कर ले, मांगे कोई ऐड टू कार्ट में डाल दे, वो भी कन्वर्जन है। पर अगर मुझे प्रायोरिटी देनी है तो प्रायोरिटी कन्वर्जन में मैं सेल्स वाले को पहले दूंगी और ऐड टू कार्ट को सेकेंड प्रायोरिटी दूंगी, करेक्ट। प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 दूंगी या नहीं? सारे लोगों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अभी इसका लॉजिक क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो। क्लिक ऑन द टूल्स एंड सेटिंग्स एंड देन क्लिक ऑन द मेजरमेंट। मेजरमेंट पे आपको मिलता है ऑप्शन कन्वर्जेंस का। टूल्स एंड सेटिंग्स, मेजरमेंट, मेजरमेंट में मिलेगा ऑप्शन कन्वर्जन। कन्वर्जन पे क्लिक करो, न्यू कन्वर्जन एक्शंस, सिलेक्ट ऑन द वेबसाइट। अभी वेबसाइट का डोमेन डाल दो यहाँ पे। जिस वेबसाइट के लिए कन्वर्जन डिफाइन करना है उसी का नाम डालना पड़ेगा। अभी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो PIDM। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ये कोड देता है और वो कोड आपको अपने वेबसाइट में पेस्ट करना पड़ता है। तो उसी वेबसाइट के लिए कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हो जिस वेबसाइट का एडमिन एक्सेस आपके पास है। आप लोग कोई कोड डाल के अमेजोन की वेबसाइट पे डाल सकते हो क्या? नहीं। तो जिस वेबसाइट के लिए आप लोगों को एड रन करनी है, जिसका आपके पास एडमिन एक्सेस है, उसी के लिए हम लोग कन्वर्जन डिफाइन कर सकते हैं। ये बात दिमाग में डाल देना, राइट। PIDM.com। ओके, आई विल क्लिक ऑन द अप्लाई। स्कैन कर लिया है वेबसाइट को। अब ये क्या करता है, वेबसाइट को स्कैन कर देता है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एड अ कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, सिलेक्ट कैटेगरी। दो कैटेगरी है, सेल्स कैटेगरी है, लीड कैटेगरीज है। तो आपका गोल मतलब अमेजोन जैसी वेबसाइट है आपकी, देन आपको इसमें से कोई ऐड टू कार्ट होगा, परचेस होगा। बिगिन चेकआउट का मतलब क्या होता है, जब कस्टमर पेमेंट इंफॉर्मेशन डालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बिगिन चेकआउट। ऐड टू कार्ट के बाद वाली स्टेप होती है बिगिन चेकआउट की, राइट। पहले हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट को देखने के बाद प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में डालते हैं। और जैसे मान लो आप लोग ऐड टू कार्ट और परचेस के बीच में होते हैं बिगिन चेकआउट, राइट। ऐड टू कार्ट के बाद आपको पेमेंट डिटेल्स डालनी पड़ती है, एड्रेस डालना पड़ता है, तो वो होता है बिगिन चेकआउट की प्रोसीजर। और परचेस कर लिया मतलब प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर मतलब प्लेस कर दिया, देन आपका कन्वर्जन होता है परचेस। ऐड टू कार्ट और बिगिन चेकआउट मतलब विद इन दैट, ऐड टू कार्ट और परचेस के बीच में जो प्रोसीजर चलती है उसको हम लोग बिगिन चेकआउट बोलते हैं। सो आपको अपनी सेल्स कैटेगरी में से अगर सिलेक्ट करना है कन्वर्जन, सेल्स कैटेगरी, लीड कैटेगरीज में सब करना है वो करो।
यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सबमिटर लीड फॉर्म, ये मेरे लिए कन्वर्जन है। ओके, कन्वर्जन का नाम दो, यहाँ पे लीड फॉर्म है, जो भी आपको देना है अपने कन्वर्जन को अच्छे से नाम दो, जो आपको बाद में याद रहे कि मैंने अपने कन्वर्जन को ये नाम दिया है। ओके, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन ऑफ वैल्यू। कन्वर्जन को डिफाइन करने में भी इंपॉर्टेंट है और बिडिंग स्ट्रेटेजीज में भी ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे मान लो मेरे वेबसाइट पे सबमिट अ लीड फॉर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, तो मैं उसको वैल्यू दूंगी 10, राइट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट सबमिट अ लीड फॉर्म के जगह पे सेकेंड वाला कन्वर्जन डिफाइन कर रही हूँ डाउनलोड सिलेबस। हमेशा याद रखना, जब यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू दे रहे हो, आपके प्राइमरी जो गोल है उससे सेकेंडरी गोल को वैल्यू कम दे रहा, राइट। तो जैसे मान लो डाउनलोड सिलेबस होता तो मैं इसको 5 वैल्यू दे देती, या 9 भी दे सकती हूँ, 8 भी दे सकती हूँ, पर लेस देन 10 वैल्यू देना। मान लो आप लोगों अब अमेजोन के लिए कन्वर्जन डिफाइन करो, फर्स्ट एड टू कार्ट डिफाइन किया, दो उसको 5 वैल्यू, बिगिन चेकआउट को 7 वैल्यू और परचेस को 10 वैल्यू। तो जितना आपका इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है उसको सबसे ज्यादा वैल्यू दो, और जो सेकेंडरी कन्वर्जन है उसको कम वैल्यू, कम 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 वैल्यू, आप ऐसे कर सकते हो। इसका एक इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ी देर के बाद में मैं आपको बताती हूँ। पर ये समझ में आया कैसे कन्वर्जन को वैल्यू देनी है। अभी ये 1 2 100 भी दे सकते हो, ये सिर्फ मॉनिटर मतलब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग 10 दे सकते हो, 100 दे सकते हो। तो दिस इज ओनली फॉर द कैलकुलेशंस पर्पस, ऐसा कोई 10 नंबर फिक्स नंबर नहीं है, राइट। मैं यहाँ पे 15 भी दे सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। पर ये है कि जो प्राइमरी कन्वर्जन को वैल्यू दे रहे हो उससे सेकेंडरी कन्वर्जन को वैल्यू कम दे रहा, यही सिर्फ दिमाग में रखना है। क्लियर है ये कन्वर्जन वैल्यू? यस और नो? ओके, ठीक है। ओके, देन काउंट। काउंट आपको कन्वर्जन कैसे काउंट करने, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लोग सेल्स कैटेगरी में से कन्वर्जन डिफाइन करो, एड टू कार्ट, परचेस, तो आपके लिए हर कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, एवरी काउंट इज इंपॉर्टेंट। पर मान लो लीड कैटेगरी से आप लोग कन्वर्जन डिफाइन करो, जैसे सबमिट अ लीड फॉर्म। एक बार मेरे वेबसाइट पे किसी ने आके नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट कर दी। अगर मान लो सेम कस्टमर बाद में आ रहा है, फिर से उसने नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट किया, तो मैं उसको 2 कन्वर्जन नहीं कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू है, राइट। तो लीड कैटेगरी में से अगर कन्वर्जन डिफाइन करो तो काउंट 1 सेलेक्ट करना। और सेल्स कैटेगरी, अगर मान लो एक मैंने शर्ट को एड टू कार्ट में डाल दिया, तो मैं शूज को भी तो एड टू कार्ट में डाल सकती हूँ। तो हर कन्वर्जन सेल्स कैटेगरी में इंपॉर्टेंट होता है, पर लीड कैटेगरी में एक बार कैलकुलेट कर लिया मैं 10 बार मेरे वेबसाइट पे जाके नेम, ईमेल आईडी फिल आउट करूंगी, और अगर मेरा कैंपेन उसको कन्वर्जन कैलकुलेट करेगा तो 10, एक ही कस्टमर ने 10 बार कन्वर्जन कर लिया, तो वो मुझे एक एक्चुअल नंबर नहीं रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर दैट रीजन एक बार उसने कर लिया, बाद में बार बार उसका मैं कन्वर्जन कैलकुलेट नहीं करूंगी। काउंट 1। जब मैं लीड कैटेगरी, मैंने 1 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मैंने ऊपर जो कैटेगरी सिलेक्ट किया वो लीड कैटेगरी है। बाद में यहाँ पे आपको कुछ भी सेट आउट नहीं करना है, डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल है, उसके थ्रू आपका कैलकुलेशंस होता है। एंड देन क्लिक ऑन द डन। जैसे डन पे क्लिक करते हो आपको कुछ ऐसा सबमिट अ लीड फॉर्म ऐसे ऑप्शंस आता है। देन क्लिक ऑन द सेटिंग्स, सॉरी माय बैड। ओके, सबमिट अ लीड फॉर्म ऐसा आपको आया है। फिर से अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना है अपने इसमें, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है, एंड देन स्क्रॉल डाउन करो, एंड देन क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू। ओके, सेटअप विद गूगल टैग हम लोगों को नहीं करना। ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेब मास्टर, या यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है सी इवेंट स्निपेट। 2 ऑप्शंस है। अगर आपके पास आपके वेबसाइट का एडमिन एक्सेस है, आप लोगों को कोडिंग के रिलेटेड थोड़ा सा पता है, सी इवेंट स्निपेट पे क्लिक करो। ये कोड होता है, कोड को करना होता है कॉपी द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेड सेक्शन। आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन में ये कोड क्या कर देना है, आपको पेस्ट कर देना है। तो जिसकी वजह से आपके वेबसाइट में अगर कोई लीड फॉर्म सबमिट करता है तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। क्लियर? अगर आप लोगों ने सबमिट अ लीड फॉर्म डिफाइन किया है, आपके पास आपके वेबसाइट का एडमिन एक्सेस है, आप इस कोड को कॉपी करोगे और वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट कर दोगे, कोई इश्यू नहीं है। अभी थोड़े 2-4 दिन के बाद हम लोग खुद सीखेंगे कि आपके वेबसाइट का हेडर सेक्शन क्या होता है और कोड कैसे कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ तक आप लोग सिर्फ अपने कन्वर्जन डिफाइन करो। सेकेंड होता है ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेब मास्टर। अभी जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगी, आप अपने डेवलपर का यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालोगे, एंड देन क्लिक ऑन द सेंड। तो वो कोड
आपके डेवलपर को सेंड हो जाता है। तो आपका डेवलपर वो कोड कॉपी करता है आपके वेबसाइट के हेडर सेक्शन में। जैसे जैसे जिसके कंपनी में वर्क कल्चर होता है वैसे फॉलो करो। खुद को पेस्ट करना है तो खुद को कैसे पेस्ट करना है वो हम लोग 2-3 दिन के बाद सीखेंगे। अगर डायरेक्टली डेवलपर को दे देना है तो ईमेल इंस्ट्रक्शंस टू योर वेब मास्टर। तो डायरेक्टली अगर ये मैं सेंड कर देती हूँ तो एक मेल मुझे चला जाता है, राइट। एक मेल चला जाता है, उसमें कोड रहता है और कोड को कहाँ पे पेस्ट करना है उसके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो मेरा डेवलपर वो रीड करेगा और वेबसाइट पे वो अपलोड कर देगा। दैट इज द पार्ट ऑफ वेबसाइट। और सेकंड पार्ट क्या होता है, आप खुद डाल सकते हो। तो खुद डालने के लिए हम लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पास अभी वेबसाइट नहीं है, ओके। तो पर जो कोड मिलता है वो आपको अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालना पड़ता है। अभी ये क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन्स कहाँ पे हो रहे हैं, आपके वेबसाइट पे हो रहे हैं। तो ये जो कोड होता है वो ट्रैक करता है आपके वेबसाइट में कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं, कौन आपके सबमिट लीड फॉर्म पे क्लिक कर रहा है। तो सारे कन्वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए ये कोड क्या करता है, एज ए ट्रैकिंग कोड ब्रिज बनाता है आपके वेबसाइट और गूगल एड के बीच में। दैट्स व्हाई हर कन्वर्जन्स आपको अपने हेडर सेक्शंस में डालने पड़ते हैं। क्लियर, कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जन को डिफाइन कैसे करना है और ये कोड कहाँ पे पेस्ट करना है सिर्फ वो मैं बाद में बताऊंगी, पर कन्वर्जन कैसे डिफाइन करना है क्लियर है सबको? यस, यस और नो, कन्वर्जन डिफाइन, ओके। अभी आप मुझे बताओ, मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी एक बार एक्सप्लेन कर दूं, बाद में आप लोग घर पे जाके एक बार कन्वर्जेंस डिफाइन कर लोगे या अभी करना है, कैसे करना है आप लोग बताओ, या मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी पूरे कंप्लीट कर लूं एक बार, क्योंकि कन्वर्जन पे डिपेंड बिडिंग स्ट्रेटेजीज है। यस मैम, आप कर दो एक्सप्लेन, हम जैसा आपको कन्वीनियंट लग रहा है जो हमारे लिए बेटर होगा। ओके, तो मैं एक बार ना बिडिंग स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। अगर आपको कन्वर्जन डिफाइनिंग में कोई भी इशू आता है मुझे बता देना, ओके। अरे सॉरी, ठीक है। सो मैं बिडिंग स्ट्रेटेजीज बता देती हूँ। इसी तरह से आपको कुछ नहीं, टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है, मेजरमेंट पे जाना है, कन्वर्जन को डिफाइन करना है। एक बार देख लो डिफाइन कन्वर्जन करना। सेकंड में कन्वर्जन पे डिपेंड आपके बिडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ, मैंने सबमिटेड लीड फॉर्म का कन्वर्जन डिफाइन किया, वहां पे कन्वर्जन वैल्यू कितनी डाली थी मैंने, बताओ कितनी डाली थी कन्वर्जन वैल्यू? 10 डालती हैं। 10 डाली थी ना? बाकी लोगों को याद आ रहा है नहीं, कन्वर्जन वैल्यू 10 डाली थी हम लोगों ने, यस मैम। ओके। थोड़ा याद रखो, ओके। इसके बाद और आप लोग जितने, आपको अभी इनएक्टिव इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कोड वेबसाइट पे पेस्ट नहीं किया गया है, राइट। इस तरह से आप लोग मल्टीपल कन्वर्जेंस डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने सबमिटेड लीड फॉर्म किया वैसे आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड सिलेबस का भी कर सकते हो। सो इन दैट वे आप लोग मल्टीपल कन्वर्जेंस यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जो जो ट्रैक करना है वही डिफाइन करो। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं बिडिंग स्ट्रेटेजीज आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान रखो। बिडिंग स्ट्रेटेजी इतनी इजीली थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कैंपेन में। डिस्प्ले कैंपेन, अभी यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस, तो मैं अभी यहाँ पे मैंने इतने सारे कन्वर्जेंस डिफाइन किए, दैट्स वाई मुझे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिखा रहे, राइट। तो अभी मुझे सारे रिमूव करने, मुझे सिर्फ सबमिट लीड फॉर्म रखना है, मुझे सिर्फ वो ट्रैक करना है। तो आप जितने यहाँ पे डिफाइन करोगे सारे कन्वर्जेंस आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। मैंने कौन सा कैंपेन सिलेक्ट किया है, डिस्प्ले कैंपेन सिलेक्ट किया है, ओके। रिमूव, रिमूव, ओके, ओके। इस तरह से मैंने कन्वर्जेंस डिफाइन किया, सबमिटेड लीड फॉर्म, एंड देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू। वेबसाइट का नाम डालेंगे यहाँ पे, and then click on the continue, then click on the start new, ओके। अभी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट ही कर रही हूँ। बजट, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। अभी आप लोगों को क्या होगा, इसके नीचे आएंगे बिडिंग स्ट्रेटेजीज। अभी कौन से बिडिंग स्ट्रेटेजी कब यूज करने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दीज आर द ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटेजी। अभी आपको इंटरव्यूज में ये सवाल पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजीज आर अवेलेबल। सिर्फ एक बार कंफर्मेशन चाहिए मुझे, मेरा वॉइस क्लियर है ना? ओके, ओके, राइट। सो
बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजी। आपको बोलना है दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजी, फर्स्ट विल बी मैनुअल एंड सेकंड विल बी ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी। वो पूछ सकते हैं कब मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करना है, कब ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करना है। जब आपके कैंपेन एकदम नए हैं, ना आपके पास कोई डेटा है, ना आपके पास अभी कोई ट्रैफिक आई है, ना आपके कन्वर्जन्स हुए, देन मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, राइट। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी विल बी द बेस्ट ऑप्शन। अभी इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, हमेशा ये बाय डिफॉल्ट बिडिंग स्ट्रेटेजीज आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, क्लिक करो यहाँ पे, ओके। और अभी ऑप्शन देखो आपको कितने ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें एक है मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी एंड सेकेंड है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। ऑटोमेटेड में इतने सारे ऑप्शंस है एंड देन नीचे है मैनुअल सीपीसी। अभी मैनुअल सीपीसी का मतलब क्या होता है? मैनुअल सीपीसी का मतलब होता है, मैनुअल सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटेजी कॉस्ट पर क्लिक। आप लोगों ने उस दिन लो पेज बीड, हाई पेज बीड लगाए थे अपने कैंपेन्स में। सर्च का आप लोगों ने कीवर्ड सर्च वॉल्यूम किया था, राइट। वहां पे आपको लो पेज बीड, हाई पेज बीड दिखाई थी। जब आप लोग अपना इनिशियल कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, आपके पास कोई प्रीवियस डेटा नहीं है, आप क्या करना है, लो पेज बीड और हाई पेज बीड, मान लो मेरी लो पेज कीवर्ड की बीड है 50 रुपीज और हाई पेज बीड की है 150 रुपीज, राइट। तो 150 प्लस 50 कितना होता है? 200। 200 डिवाइडेड बाय 200, 100 क्या होगा? मेरी कॉस्ट पर क्लिक लगानी है एट द इनिशियल लेवल, जब आपके पास कोई माइंड पे डेटा नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे लगानी है, आप 100 रुपीज लगाओ। अगर आपको लगानी नहीं है, इसको ऑफ कर दो। आपको बिडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बिडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। गूगल अपने आप के हिसाब से बिडिंग लगा देगा, पर आपको कंट्रोल चाहिए। सो फॉर दैट रीजन आप लोग यहाँ पे मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक लगा सकते हो। आफ्टर रनिंग द कैंपेन आपको खुद समझ में आएगा कि मेरे एक कैंपेन में एक एड क्लिक की वैल्यू इतनी है, राइट। तो इस तरह से आप लोग मैनुअल सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करोगे। जब आपके पास यहाँ पे मैनुअल सीपीसी में यहाँ पे लगा दे रही हूँ 100 रुपीज, इसको 100 रुपीज में अगर आपका बिड आता है तो ठीक है, नहीं आ रही, इंप्रेशंस आ रहे पर क्लिक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब जो बिडिंग लगाई है वो कम लगाई है। बिडिंग इंक्रीज करो, 100 से 120 करो, क्योंकि एट द इनिशियल लेवल आपको नहीं पता है कि आपको एक बिडिंग कितने रुपए में पड़ने वाली है, राइट। सो फॉर दैट रीजन जब इनिशियल कैंपेन लॉन्च करते हो 50 प्लस 150 एवरेज निकाल देना है और बिडिंग लगा देना है। आपका कैंपेन रन होना स्टार्ट होगा, इंप्रेशंस आ रहे हैं, 1000 इंप्रेशन आए पर 2 भी क्लिक्स नहीं आए, इसका मतलब इंप्रेशन आ रहे पर जो बिडिंग लगाई है वो बहुत कम लगा दी है एज कम्पेयर टू गूगल। थोड़ी बढ़ाओ, गूगल इज वेरी स्मार्ट, आपने कम लगाई है इसका मतलब वो कम कट करेगा, ऐसा नहीं होता है, जितनी होगा उतनी है। अगर आप लोगों ने कम लगा दी एक्सपेक्टेड से, तो वो क्या कर देगा, आपको क्लिक्स ही नहीं देगा। तो दैट इज द डिसएडवांटेज। तो आपको क्लिक्स को बढ़ाते रहना है। कब तक बढ़ाना है? जब तक आपको क्लिक्स नहीं आते। अभी ऐसा नहीं एक एक घंटे के बाद में वो क्लिक्स नहीं, रेट नहीं बदलने, 100 से 120 क्या, 1 या 2 दिन वेट करो, नहीं आ रहा है फिर से वेट करो, 120 से 140 करो। इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग फेज। कैंपेन कौन से फेज में होता है? लर्निंग फेज में है कैंपेन। मिनिमम 15 डेज कैंपेन आपका लर्निंग फेज में रहता है। कैंपेन भी खुद लर्न करता है कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, कितनी बिडिंग लानी है, कहाँ पे ऑप्टिमाइज करूँ। सिर्फ आप लोग भी लर्न करो कि मैं कहाँ पे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करूँ, कैसे क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करूँ, कैसे बिडिंग को कम करूँ, राइट, कैसे। तो ये भी आप भी लर्न कर रहे होते हैं, राइट। तो लर्निंग फेज में ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, 15 डेज में रिजल्ट्स बहुत कम आते हैं। जैसे जैसे कैंपेन का डेट ड्यूरेशन बढ़ता है, कैंपेन सीखता है सब कुछ, देन आपको रिजल्ट्स अच्छे से आना लगता है, मतलब स्टार्ट होते हैं। तो ये याद रखना, मैनुअल सीपीसी लगा दी है, इंप्रेशंस आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रही, बिडिंग बढ़ाओ, 100 से 120 करो। तो दैट इज कॉल्ड एज योर मैनुअल सीपीसी बिडिंग स्ट्रेटेजी। क्लिक है, बराबर है, करेक्ट है, क्लियर है कैसे बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी है मैनुअल सीपीसी? ओके। अगर मान लो मैनुअल सीपीसी दैट इज अ मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी, आपको खुद कुछ भी करना नहीं है, पर आपका कैंपेन इनिशियल लेवल पे है, ना आपके पास कोई कन्वर्जेंस है ना कुछ, तो देन आप लोग ऑटोमेटेड से कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो? मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज बिड स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। यहाँ पे गूगल खुद डिसाइड करता है कि एक क्लिक्स के रेट क्या होंगे, आपको यहाँ पे 100 रुपीज, फिर 120, 140 करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग
ये बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज भी यूज कर सकते हो एट द इनिशियल व्हेन यू आर रनिंग द कैंपेन एट फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, अभी मैक्सिमाइज क्लिक्स का भी आप लोगों को एक बेनिफिट क्या है, अभी जैसे मैंने कहा मैनुअल में आपको ये पता नहीं है कि एक क्लिक्स कितने में आ रही है, आप भी क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो 100 से 120 पे जा रहे हो 140, अगर आपको वो नहीं करना है आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। पहले एट द इनिशियल लेवल मैक्सिमाइज क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर लो, आपका कैंपेन क्या हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं यार मेरे एक कैंपेन की क्लिक्स कितने में आ रही है, 140 में आ रही है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अभी आपको समझ में है कि एक क्लिक्स की वैल्यू कितनी है 140, तो आप मैक्सिमाइज क्लिकिंग बिट स्ट्रेटेजी को शिफ्ट कर सकते हो मैनुअल पे, राइट। तो इन दैट वे भी आप लोग गेम प्ले कर सकते हो, मैनुअल सीपीसी का भी यूज कर सकते हो या मैक्सिमाइज क्लिक्स का यूज कर सकते हो एट द इनिशियल लेवल जब आपका कैंपेन स्टार्टिंग लेवल पे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमाइज बिडिंग स्ट्रेटेजी। क्लियर है सबको, थोड़ा अनम्यूट करके यस बोलो। Yes, ma'am. ओके, देन थर्ड बिडिंग स्ट्रेटेजी है मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अभी ये बिडिंग स्ट्रेटेजी कब यूज करनी है, जब आपके कैंपेन में 100 कन्वर्जन हुए हैं, 120 कन्वर्जन हुए, तब आप लोग ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करोगे। अदरवाइज एट द इनिशियल लेवल ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज यूज करोगे, गूगल को पता ही नहीं आपके लिए कन्वर्जन क्या है, पहले कन्वर्जन आने दो बाय यूजिंग द मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी, कन्वर्जन होने दो, कन्वर्जन को ट्रैक करो, आफ्टर दैट गूगल को समझ में आएगा इनके लिए सबमिटेड लीड फॉर्म कन्वर्जन है, इनके लिए डाउनलोड कन्वर्जन है, जो भी आप लोगों ने कन्वर्जन डिफाइन किए वो कन्वर्जन, तो पहले 100 150 कन्वर्जन आने दो और आफ्टर दैट आप लोग ये बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करोगे। तो एट इनिशियल लेवल कभी भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी नहीं यूज करनी है, क्योंकि अगर वो यूज करोगे आपके डैशबोर्ड के पास डेटा ही नहीं है कि वो क्या आपके लिए कन्वर्जन क्या है, उसको पता ही नहीं है, राइट। तो फॉर दैट रीजन आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो, कब करोगे, जब आपके पास एटलीस्ट 150 या 100 अबाउ कन्वर्जन है, तब आप लोग ये बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करोगे। अभी इसका गोल क्या होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। कोई मुझे बता सकता है रीड करके कि क्या होता है मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी का काम क्या होगा, बताओ, नाम से क्या लग रहा है मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी, क्या करेगा। ऑब्वियसली किसी तरीके से हमारे कन्वर्जन होंगे, मतलब कि वो कन्वर्ट होंगी, वो लीड या वो कन्वर्जन ऐसे ऑडियंस को आपकी एड दिखाने की कोशिश करेगा जो ज्यादा कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट। मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब ये समझो, आपने सबमिटर लीड फॉर्म कन्वर्जन डिफाइन किया है, डाउनलोड कन्वर्जन डिफाइन किया, और कोई मान लो 3-4 कन्वर्जन डिफाइन किए, वो सारे कन्वर्जन को इंप्रूव करेगा, डाउनलोड भी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, सबमिटर लीड फॉर्म ये भी नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैक्सिमाइज कन्वर्जन के लिए सारे कन्वर्जन सेम से, ओके उसके लिए डाउनलोड सिलेबस भी सेम है, उसके लिए सबमिटर लीड फॉर्म ये कन्वर्जन भी सेम है। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब है जितने कन्वर्जन डिफाइन कर रहे हो सारे कन्वर्जन को इंक्रीज करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी। और अभी उसके बाद वाली इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, दैट इज मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अगर ये बिडिंग स्ट्रेटेजी लगाते हो अभी आपको वो कन्वर्जन वैल्यू का इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। जब हम लोगों ने, मैंने कहा था सबमिटर लीड फॉर्म को कितना कन्वर्जन वैल्यू दी थी, यस 10 दी थी, ओके सबमिटर लीड फॉर्म को 10, डाउनलोड सिलेबस को मैंने क्या किया था 5 बोला था, राइट 5 दे देना। अभी क्या करता है, जब मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करते हो, जिस कन्वर्जन की वैल्यू ज्यादा है ना वो उस कन्वर्जन पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि अगर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, देखो पहले बिडिंग स्ट्रेटेजीज में क्या था, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मान लो डाउनलोड कन्वर्जन हो गया, एक कन्वर्जन हो गया, सबमिट लीड हो गया, एक कन्वर्जन हो गया, राइट 2 कन्वर्जन हो गए, तो वहां पे सिर्फ नंबर गेम था, यहाँ पे वैल्यू गेम है। अभी वैल्यू गेम का मतलब क्या है, अगर मान लो सबमिट लीड फॉर्म के 4 कन्वर्जन हो गए तो उसकी वैल्यू क्या है, कन्वर्जन वैल्यू 40, पर मान लो इसने सेम 4 डाउनलोड सिलेबस कन्वर्जन कर लिए पर उसकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी रहेगी 20, राइट। तो डाउनलोड सिलेबस के अगर मान लो उसको 40 वैल्यू मैच करनी है तो उसको 8 कन्वर्जन लाने पड़ेंगे। तो ये बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या करती है, ज्यादा फोकस आपके प्राइमरी कन्वर्जन पे करती है रादर देन योर सेकेंडरी कन्वर्जन, राइट। तो अगर मान लो मैंने एड टू कार्ट और परचेस कन्वर्जन डिफाइन किया है, तो अगर आप लोगों ने बिडिंग स्ट्रेटेजी मैक्सिमाइज कन्वर्जन लगाया है तो वो एड टू कार्ट के भी नंबर्स बढ़वाएगा और सेल्स भी लाएगा।
पर अगर आप लोगों ने मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू लाया तो वो ज्यादातर आपके प्राइमरी कन्वर्जन पे फोकस करता है रादर देन सेकेंडरी टर्शियरी, राइट? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर बिडिंग स्ट्रेटेजी, मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। क्लियर है दोनों बिडिंग स्ट्रेटेजीज अभी? ओके, देन है मैक्सिमाइज क्लिक्स भी हो गया, ठीक है। विवेबल सीपीएम, विवेबल सीपीएम हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि दिस इज अ कॉस्ट पर इंप्रेशन, ओके। फोकस ऑन विवेबल इंप्रेशंस विद एक्टिव व्यू रिपोर्टिंग, राइट? ये इंप्रेशंस पे फोकस करता है। जनरली हम लोग इंप्रेशंस पे गेम करते ही नहीं है गूगल पे, हम लोगों को क्लिक चाहिए होता है, कन्वर्जन चाहिए होता है। सो विवेबल सीपीएम अगर मान लो ठीक है ब्रांडिंग के लिए कैंपेन रन कर रहे हो तो माइट भी आप लोग सीपीएम के साथ जा सकते हो, पर बहुत यस कम पैसा है, कम बजट है, फिर भी ब्रांडिंग करनी है तो डोंट गो विद सीपीएम। पर सीपीएम हम लोग यूज नहीं करते जनरली क्योंकि सीपीएम इज मोर फोकस ऑन द इंप्रेशन। हमारा गूगल ऐप पे ज्यादातर फोकस कहाँ पे, क्लिक्स पे, कन्वर्जन पे, ट्रैकिंग पे, राइट? तो फॉर दैट रीजन सीपीएम आप लोग अवॉइड कर सकते हो बिडिंग स्ट्रेटेजी पर। अगर आपको ब्रांडिंग करनी है, बहुत कम बजट है, देन गो विद दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी, अदरवाइज अवॉइड दैट बिडिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज विवेबल सीपीएम। सेम वैसे होता है टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये भी ऑप्शनल है, यूज करना है करो। जनरली हम लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू विल बी अ प्लेइंग बेटर rather than this target ROS, राइट? टारगेट ROS देखो यहाँ पे सारे बिडिंग स्ट्रेटेजीज का डेफिनेशंस भी दिया गया है, ज्यादा मेहनत या सर पे ज्यादा भार देने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिए। टारगेट ROS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। 1 मिनट, चार्जर लगा रही हूँ, 1 मिनट। ओके, तो ठीक है। सेकेंड बिडिंग स्ट्रेटेजी दैट इज टारगेट ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब क्या होता है, देखो रिटर्न, हाँ सॉरी मैम वो अश्विन बोला है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। सॉरी, कौन सा नहीं समझ में आया, सॉरी क्या नहीं समझ में आया? कन्वर्जन में ही बहुत डाउट है। पूछो ना क्या डाउट है। मुझे रिकॉर्डिंग देख के एक बार कर लूंगी, बहुत सारे डाउट्स है भी। ठीक है, क्या डाउट्स है? पर ऐसा इतना डिफिकल्ट है नहीं डाउट्स, मतलब क्या है ऐसा एकदम अलग डाउट है क्या, मतलब पूछो। नहीं नहीं नहीं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। ओके ठीक है। सो ओके, हम लोग कहाँ पे थे अभी? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अभी ये बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? टारगेट ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, टारगेट ROS गूगल एड्स ऑटोमेटिकली सेट बिड्स, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली सेट बिड की जाती है to help get as much as conversion value as possible at the target return on ad spend you set। इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब होता है 100 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, एड स्पेंड कितना है? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज स्पेंड करने के बाद रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो मान लो मैं 100 रुपीज स्पेंड कर रही हूँ तो मैं 400 रुपीज का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 100 रुपीज स्पेंड करने के बाद 400 रुपीज का रिटर्न एक्सपेक्ट करने का मतलब है उसमें से एड कॉस्ट निकाल दो, 400 में से 100, क्योंकि वो तो एड स्पेंड कर रहे हो, तो 300, मतलब आप लोग वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो 300x रिजल्ट। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? 300। अगर मैं 100 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे मिनिमम 400 का बिजनेस चाहिए। अगर मैं 1000 स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं 4000 का बिजनेस चाहता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट? ROI भी कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वैसे ही रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आप एड पे कितना स्पेंड कर रहे हो और 100 रुपीज स्पेंड करने के बाद आप कैंपेन से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज रिटर्न ऑन एड स्पेंड। डेफिनेटली ये बिडिंग स्ट्रेटेजी उतनी पॉपुलरली वर्कआउट नहीं होती है, राइट? तो कर सकते हो, पर ये भी कब करना है? जब बहुत सारे कन्वर्जेंस हो गए 100, 500, 700, तब ये रन करो। पर मैंने जितना देखा है ये बिडिंग स्ट्रेटेजी मेरे लिए कभी भी वर्कआउट नहीं हुई है, राइट? तो मैंने रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे उतना ज्यादा फोकस करती नहीं। मेरे लिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू अच्छे से काम करती है। इनिशियल लेवल पे हम लोग बिडिंग स्ट्रेटेजी ये वाली यूज करते हैं, सॉरी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी। तो टारगेट ROS मेरे लिए पर्सनली अच्छी कभी काम नहीं किए, पर आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है? 100 से 300, जनरली हम लोग 5x तक तो नॉर्मली कन्वर्जन से भी रिजल्ट ला सकते हैं, राइट? पर ये बिडिंग स्ट्रेटेजी है आपके पास, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मेरे कैंपेन से मुझे 300 का एक्सपेक्टेशन है,
पर एट द इनिशियल लगाओगे कंपेयर तो ये तो पूरा फेल्यूर रहेगा एट द इनिशियल लेवल, जब ना कोई कन्वर्जेंस है ना कुछ है, और तब अगर ये बिडिंग स्ट्रेटेजी लगाओगे तो फेल्यूर है, कंप्लीट फेल्यूर है। ओके, तब नहीं लगाना ये बिडिंग स्ट्रेटेजी। और लास्ट में है टारगेट सीपीए। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन। तो अभी जैसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को कहा है, अभी हम लोगों का वो डेटा साइंस वाला एग्जांपल हम लोगों ने रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने डेटा साइंस कीवर्ड लगाए थे, 6000 सर्च वॉल्यूम था, उसमें 160 की समथिंग कुछ बिड वैल्यू थी, राइट। तो 160 रुपीज जो बिड वैल्यू लगाई थी वो किसकी थी, क्लिक्स की थी या कन्वर्जन की थी, आप लोग मुझे बताओ। क्लिक्स की। क्लिक्स की थी ना, वेरी गुड। 160 रुपीज क्लिक्स की वैल्यू थी। वो आपका एक्विजिशन है क्या, कॉस्ट पर एक्विजिशन होगा क्या? नो। यस, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? यस नो क्या है आंसर? नो मैम। वो कॉस्ट पर क्लिक था। हाँ, कॉस्ट पर क्लिक। मैंने क्या कहा था, मिनिमम अगर मान लो 10 लोग ऐड पे क्लिक्स करेंगे तो 1 लाख कन्वर्ट होगा, करेक्ट। या मान लो 160 रुपीज है, 5 लोग आपके ऐड पे क्लिक करेंगे तो मान लो 1 लोग आपका फॉर्म फिल आउट करेंगे, दैट इज द पॉसिबिलिटी ना। 1 लोग क्लिक करेगा और वही लोग कन्वर्ट होगा, ऐसे चांसेस होते हैं क्या जब आप लोग रियल टाइम कैलकुलेशंस करते हो तो? नो मैम। राइट। No, no. तो उस कैलकुलेशंस के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखो। 160 अगर मान लो 5 लोग मेरे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, 160 इंटू 5 कितना होता है, 800 रुपीज, राइट। 160 इंटू 5 बराबर 16 इंटू 5 80 ना, 800 होता है। 160 इंटू 5 मतलब एक एड क्लिक मुझे 160 में गिर रही है, तो 5 लोगों ने मेरी एड पे क्लिक किया तो कितने मेरे अकाउंट से कट गए, 800 रुपीज। और आफ्टर क्लिकिंग 5 क्लिक्स मुझे एक लीड मिली है, तो मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी होगी, 160 या 800? आप लोग बताओ कितनी होगी? 800। 800। दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट पर एक्विजिशन। अगर हम लोग भी अगर पीआईडीएम के लिए एड रन करते हैं, नॉर्मली हमारी सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन 700 के बीच में आती है, 700 800, समटाइम्स कंपटीशन कम होती है तो 600 to 700 के बीच में आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट पर एक्विजिशन, राइट। तो यहाँ पे आप लोग ये डिफाइन कर सकते हो कि मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन 600 के बीच में चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो गूगल आपको ऐसे ही लीड्स लाके देगा या ऐसे ही कॉस्ट पर एक्विजिशन लाके देगा जिसकी कॉस्ट लेस देन 600 है। पर इसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन नॉर्मली कितने में आ रही है, तो वो एट द इनिशियल लेवल आपको नहीं आएगी समझ में। जब आप लोगों के कन्वर्जेंस हो गए, जब आप लोग मान लो आपके 100 कन्वर्जेंस हुए, आपने उसके लिए 50,000 स्पेंड किया है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन आएगी। अभी मैंने रैंडमली कैलकुलेशन किया है, मान लो आप लोगों ने 50,000 रुपीज आपका मंथली बजट स्पेंड किया है और उसमें आपको 100 कन्वर्जेंस आए। आप लोग मुझे बताओ 50 100 डिवाइडेड बाय 100 बहुत कम है पर ठीक है, 100 अभी कैलकुलेशंस के लिए मान लो कर रहे हैं, 50 100 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना होता है? 50,000 डिवाइडेड बाय 100, 2000। नहीं सॉरी 50,000 दे दे, 50,000 में मुझे 100 कन्वर्जेंस मिल रहे हैं, तो एक कन्वर्जन की वैल्यू कितनी होगी? 500। 500 रुपीज। 500। Yes, सो दैट इज योर 500. कॉस्ट पर एक्विजिशन। ओके, तो आप जितना बजट स्पेंड कर रहे हो, जितने बजट स्पेंड करने के बाद जितने कन्वर्जेंस आ रहे हैं, राइट, 50,000 स्पेंड कर रहे हो, 100 कन्वर्जेंस आ रहे हो, उसका कैलकुलेशन करो, एक कन्वर्जन की वैल्यू आती है 500 रुपीज, तो 500 विल बी अ कॉस्ट पर एक्विजिशन, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, इसके लिए सबसे पहले अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियल में आपको कैंपेन रन करने पड़ेंगे। आपको 10,000 स्पेंड करना पड़ेगा, 20,000 स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको कन्वर्जेंस का नंबर आएगा, देन उसका डिविजन्स करो और आफ्टर दैट जो एक नंबर आता है दैट इज योर सीपीए, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट पर एक्विजिशन। एंड अगर आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका नंबर एक मिल गया है, तो आप लोग टू लिमिट योर कैंपेन, ज्यादा वो स्पेंड ना करे एक्स्ट्रा, उसके लिए आप लोग ये बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, राइट। तो अभी जैसे हम लोग कैंपेन लॉन्च करते हैं, पहले एट द इनिशियल लेवल मान लो मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी रख लिए, तो कभी कभी कन्वर्जन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते, कभी कभी सीपीए में कन्वर्ट कर देते, इतने वेरिएशंस हम लोग करते रहते हैं। फिर आपको लोगों को देखना है, एक बार बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज कर ली तो 7 to 8 डेज कुछ नहीं करना है, रिजल्ट देखना है।
राइट पहले एक मान लो मैंने मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज की, रिजल्ट देखो 7-15 डेज, आफ्टर दैट कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी चेंज करो, फिर से रिजल्ट देखो, फिर कंपेयर करो कि मुझे ज्यादा कन्वर्जन में बेनिफिट हुआ या मुझे कन्वर्जन वैल्यू में ज्यादा रिजल्ट आया। आफ्टर दैट कन्वर्जन वैल्यू को चेंज करो सीपीए में, आफ्टर 15 डेज फिर से उसको ऑब्जर्व करो, फिर एनालाइज करो कि मेरे लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा अच्छी काम कर रही है। हर इंडस्ट्री के लिए, हर क्लाइंट के लिए हर बिडिंग स्ट्रेटेजी अलग से काम करती है, राइट। सो बाद में समझ में आया नहीं यार मेरे लिए ना मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा अच्छे से काम करिए, फिर आपको मिल जाएगी आपकी एक आइडियल बिडिंग स्ट्रेटेजी कि आपके लिए कौन सी काम करे। तो दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग फेज, पहले लर्न करना पड़ेगा एंड देन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी है। क्लियर है बिडिंग स्ट्रेटेजीज के रिलेटेड क्या है, कौन से बिडिंग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, कौन से कब यूज करने हैं? यस एवरीवन, बाकी लोग समझ में आया है नहीं आया है? ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिडिंग स्ट्रेटेजी खत्म करते हैं। अब एक बार क्या करो, पूरा रिकॉर्डिंग देख लो, कन्वर्जन डिफाइन करो, कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी जितने मैंने डिटेल में बताए हैं वो एक बार फिर से देखो, और आफ्टर दैट अगर कुछ भी डाउट आता है मुझे पूछ लेना, ओके। पहले एक बार देख लेना।